हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दीपांशी चौहान और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कॉमर्स से रिलेटेड है, दैट इज रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज टू ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस फॉर इमर्जिंग मार्केट कंपनीज। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक का मीनिंग थोड़ा सा बताना चाहूँगी। आई होप आप सभी ने ग्लोबलाइजेशन वर्ड सुना होगा, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है फिर भी उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। पर पहले इस टॉपिक की बात कर लेते हैं कि टॉपिक क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक इस बारे में है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका हमारे पूरे कंट्री पे और पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना, तो हमें जितनी भी हमारी नई नई कंपनियां हैं मार्केट में, उन्हें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि वो उस ग्लोबलाइजेशन से कम्पीट कर सके। ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन के जो फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट वो कौन सी रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटेजीज बनाएं, यानी कि किस तरीके से रिएक्ट करें एक तरीके से, है ना। इसे बहुत अच्छे से मैं एक एग्जांपल दूंगी, उससे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आप लोगों को बताया कि जब डिजिटलाइजेशन हुआ था तो उस टाइम पे जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, बल्कि हम जो आम जनता भी है, हम सब लोगों को भी अपने रहने सहने का तरीका और सब चीज़ें चेंज करनी पड़ी थी। कंपनीज की बात करें तो जितनी भी कंपनियां हैं आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा एकदम से उथल पुथल हुई डिजिटलाइजेशन के आने के बाद, तो सभी कंपनीज को अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं, अब फ्यूचर प्लान्स जो है वो चेंज करने पड़े होंगे उस टाइम पे। ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो प्लान्स पे या जिस तरीके से वो पहले से काम करते आ रहे थे, अब वो फिर से वैसे ही काम कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन के बाद हर किसी को अपडेट होना पड़ा होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हर एक कंपनी पे, हर एक सेक्टर पे एक डिजिटलाइजेशन फोर्स बना। ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग सभी को अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ी। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस हैं, उनके अकॉर्डिंग कंपनीज को कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बता देती हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द स्पीड अप ऑफ मूवमेंट एंड एक्सचेंजेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो कुल मिला के ग्लोबलाइजेशन कुछ भी नहीं है, बस क्या है, स्पीड अप ऑफ मूवमेंट एंड एक्सचेंजेस। ह्यूमन बींग्स का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो मूवमेंट होता है, या फिर गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, उन सब का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो एक्सचेंज होता है, उसको बूस्ट करना, उसको और स्पीड देना, वो ही ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है ना, ऑल ओवर द प्लेनेट, इस पूरे प्लेनेट पे जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज में आपस में जो होने वाला ह्यूमन बींग्स का या गुड्स का या एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, उन सब का जो मूवमेंट है, जो एक्सचेंज है, उसको बढ़ावा देना। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि सभी कंट्रीज आपस में जो भी वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपनाती हैं, जितने भी वो उन्होंने टैरिफ से बैरियर्स लगाए हुए हैं, उन सबको वो धीरे धीरे रिड्यूस कर दें, धीरे धीरे रिमूव कर दें। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के सबके बीच में एक बहुत ही सॉफ्ट रिलेशन होना चाहिए, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट रूल्स होने चाहिए ताकि आसानी से हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। उसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि हम अपनी जितने भी हमारे नियम और कानून है, बस हम उन्हें क्या करने वाले हैं, उन्हें थोड़ा सरल कर देने वाले हैं ताकि हम लोग आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्ट कर सकें। One of the effects of globalization is that it promotes and increases interaction between different regions and population around the globe। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, कि ये प्रमोट करेगा और इंक्रीज करेगा इंटरेक्शन, यानी कि आपसी बातचीत या आपसी क्रियाओं को किस किस के बीच में, जो अलग अलग तरह के रीजन्स यानी कि क्षेत्र हैं, और जो अलग अलग तरह के पूरे ग्लोब, पूरे के पूरे प्लेनेट पे पॉपुलेशन है, सब एक दूसरे से आसानी से इंटरेक्ट कर पाए, उस चीज को ये प्रमोट करता है। ठीक है, therefore globalization may be defined as the process of integration of convergence of economic, financial, cultural and political system across the world। ठीक है ना, तो ग्लोबलाइजेशन को हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, बस एक प्रोसेस, एक तरीका है, ठीक है, जिससे हम इंटीग्रेट कर पाए इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी, कल्चरल भी और पॉलिटिकल वे में भी। ठीक है, कल्चरल इंटीग्रेशन या कल्चरल इंटरेक्शन क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब हम लोग हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं, अपनाते हैं, और वैसे ही वेस्टर्न के जो लोग हैं वो अब ज़्यादा हमारे कंट्री के जो कल्चर है उसको देखते हैं और उसे अपनाते हैं। तो अब क्या है, अब बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम जान पा रहे हैं एक दूसरे के कल्चर के बारे में,
और जान पा रहे हैं तो फिर वैसे ही अडॉप्ट भी कर पा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, ना केवल कल्चरल वे में बल्कि पॉलिटिकली भी, यानी कि अगर हम इजीली दूसरी कंट्री से इंटरेक्ट कर पाएंगे, हमारे संबंध अच्छे होंगे, तो दूसरी कंट्री में कैसे कैसे पॉलिटिकल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या क्या सिस्टम है, हम इजीली उनको जान पाएंगे, और जान पाएंगे तो हम वो अपनी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जो हमें सही लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हर किसी तरीके से इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इन सभी वे में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, अपडेट रह पाए, उसके प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं टॉपिक की। अब जो हमारी कंपनीज होती हैं मार्केट में, वो ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस के अगेंस्ट कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपना सकती हैं, वो 4 स्ट्रेटजीज अपना सकती हैं। वो चारों यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट इज डोजर, सेकंड इज कंटेंडर, डिफेंडर एंड एक्सटेंडर। तो ये 4 स्ट्रेटजीज हैं। अब किस कंपनी को किस सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो हम यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक तरफ रिस्पॉन्सेज लिखे हैं और एक तरफ इफेक्ट लिखे हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्स थोड़ा सा नीचे आ गया बाय मिस्टेक, तो रिस्पॉन्सेज लिखे हैं और एक तरफ मैंने इफेक्ट लिखे हैं। तो इफेक्ट पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्री प्रेशर टू ग्लोबलाइज हाई एंड इंडस्ट्री प्रेशर टू ग्लोबलाइज लो। अब क्या है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी जैसे इंडिया कंट्री है तो इंडिया की हर एक इंडस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन का इक्वल इफेक्ट पड़ा हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। कहीं पे बहुत हाई फोर्सेस लगे होंगे ग्लोबलाइजेशन के, यानी कि बहुत हाई फोर्स होगा ग्लोबलाइजेशन का, और कहीं पे बहुत लो इफेक्ट होगा ग्लोबलाइजेशन का। जैसे कि डिजिटलाइजेशन का मैंने एग्जांपल आपको दिया, तो जरूरी नहीं है कि डिजिटलाइजेशन का हमारी पूरी कंट्री में इक्वल एकदम इम्पैक्ट पड़ा हो। ठीक है ना, कहीं पे बहुत लो फोर्स होगा और कहीं पे बहुत हाई इफेक्ट होगा, इस तरीके से। तो अब जहाँ पे हाई इफेक्ट है वहाँ क्या होगा, जहाँ पे लो इफेक्ट है वहाँ कौन सी स्ट्रेटेजी किस कंपनी को अपनानी चाहिए। अब कंपनीज को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनके पास फर्स्ट कॉलम में लिखा है कॉम्पिटिटिव एसेट्स कस्टमाइज टू होम मार्केट, यानी कि जिनके पास बस ऐसी एसेट्स हैं कि वो होम मार्केट में ही बस कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सेकेंड, कॉम्पिटिटिव असेट्स ट्रांसफरेबल टू अब्रॉड, यानी कि कुछ कंपनीज तो ऐसी होंगी जिनके पास ऐसी कॉम्पिटिटिव स्किल्स होंगी जिन्हें वो फॉरेन ट्रांसफर कर सके, यानी कि वो अब्रॉड में भी हाथ आजमा के देख सकती हैं अपनी कॉम्पिटिटिव स्किल्स के बेस पे। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनके पास वो कॉम्पिटिटिव स्किल्स होंगी ही नहीं कि वो फॉरेन मार्केट में जाके ट्रेड कर सकें या फिर फॉरेन कंपनी से कंपटीशन ले सके। वो बस अपनी होम कंट्री में ही तरह तरह के तरीके अपना के बस अपने मतलब ट्रेड को बचा के रख सकते हैं। तो हर सिचुएशन में क्या इफेक्ट होगा, क्या रिस्पॉन्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये सब स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए। अब इनकी डिटेल में और बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है डिफेंडर। डिफेंडर का मतलब क्या है, देखो इसके वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। डिफेंडर मतलब डिफेंड करना, मतलब बचाना, यानी कि जब हम लड़ नहीं सकते तो अपने आप को बचा लो, अपने आप को डिफेंड कर लो। तो वो चीज यहाँ पे लिखी है, इन सम इंडस्ट्रीज वेयर द प्रेशर टू ग्लोबलाइज इज लो। अब ग्लोबलाइजेशन का प्रेशर जहाँ पे लो है, ऐसी इंडस्ट्रीज की बात करें, 2 थी ना, एक तो वो जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का प्रेशर हाई है और एक वो जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का प्रेशर लो है। तो पहले हम बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का प्रेशर लो है। ठीक है, एंड द लोकल कंपनीज दैट हैज एसेट्स that give it competitive advantage only in its home market। अंडरलाइन कर लेना ये लाइन। तो ऐसी कंपनियां जिनके पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो बस उनके होम मार्केट में कॉम्पीट करने तक ही एफिशिएंट, मतलब वो वहीं तक एबल है। ठीक है ना। कंपनी शुड अडॉप्ट अ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। तो ऐसी कंपनियों को डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए that focuses on leveraging local assets in market segment where multinationals are weak। तो इजी सी बात है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपके पास वो कॉम्पिटिटिव स्किल्स नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री के साथ कॉम्पीट कर सको, बस आप अपने होम मार्केट तक ही क्या कहते हैं लिमिटेड हो, तो आपको क्या करना चाहिए, डिफेंसिव हो जाना चाहिए और बस ऐसी कंपनीज में अपनी मार्केट स्ट्रेटजीज को कस्टमाइज करके देखना चाहिए जहाँ पे मल्टीनेशनल असेट्स, मल्टीनेशनल जो फर्म्स हैं उनका जो इफेक्ट है वो लो है। ठीक है, बस आपको वहां पे अपना ट्रेड कस्टमाइज, अपनी स्ट्रेटजी को कस्टमाइज करके ट्रेड करना चाहिए। ठीक है ना। सेकेंड इज एक्सटेंडर। अब ये जो वर्ड है ये भी अपने एक्सप्लेनेशन खुद दे रहा है। एक्सटेंड करना मतलब एक तरह से फैलाना, विस्तार करना। तो एक्सटेंडर कौन होगा, जिसके पास एफिशिएंसी होगी उसको अपने मार्केट को एक्सटेंड करने की। तो वो क्या है, व्हेन इंडस्ट्री प्रेशर टू ग्लोबलाइज इज लो। अगर आपके पास ग्लोबलाइजेशन का जो इंडस्ट्री प्रेशर है वो लो है, ठीक है ना, आपके उधर, एंड कंपनीज पोजेस
competitive skills and assets that can be transferred abroad, ठीक है ना। और आपके पास ऐसी कॉम्पिटिटिव स्किल्स और एसेट्स हैं जिनके बेस पे आप अपने मार्केट को कहाँ अब्रॉड में भी ट्रांसफर कर सकते हो। कंपनीज कैन फोकस ऑन एक्सपेंडिंग टू मार्केट सिमिलर टू होम बेस। तो ऐसी कंपनीज जिन्होंने अपनी होम कंट्री में ऐसी कॉम्पिटिटिव स्किल्स उनके पास हैं जिनके बेस पे जिन्हें वो फॉरेन भी ट्रांसफरेबल कर सकते, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज को वही सेम बिजनेस जो उनका होम बेस है, यानी कि जो बेस उनका होम कंट्री में है, जो बिजनेस वो होम कंट्री में कर रहे हैं, वो अपने उसी बिजनेस को जिसमें वो एफिशिएंट है अपनी कंट्री के बाहर भी उस बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने मैकडी देखी होगी, मैकडोनल्ड्स देखा होगा, तो उनका जो है वो क्या करते हैं, वो हर कंट्री में सिमिलर वही ट्रेड करते हैं, सिमिलर वही बिजनेस करते हैं। वो हर कंट्री में उनका वही बिजनेस रहता है, वैसा ही सेम लेआउट रहता है, वैसे ही सेम कस्टमर सर्विस रहती है, वैसे ही सेम उनका जो बनाने का तरीका, कस्टमर को अटेंड करने का तरीका, सब कुछ सेम रहता है हर कंट्री में, क्योंकि वो उसमें एफिशिएंट हैं। तो अपनी उस एफिशिएंसी को, मतलब जो होम कंट्री में जो था सेम वही अदर कंट्रीज में है, और उस एफिशिएंसी को हर कंट्री में वो उसी तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होगा एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटेंडर। अब कंटेंडर कौन होते हैं? अब ये दूसरी सिचुएशन है, कंपनीज दैट हैव हाई प्रेशर टू ग्लोबलाइज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट कैन बी लीवरेज्ड ओवरसी कैन एग्रेसिवली कॉम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट। पहले इतना ही देख लीजिए, बोल रहे हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन का हाई प्रेशर है, ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अग्रेसिवली यानी कि बिल्कुल धुआंधार तरीके से आप अपने ग्लोबल मार्केट में पैर जमा सकते हो, ठीक है, बाय फोकसिंग ऑन अपग्रेडिंग देयर कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्स इन द नीश सेगमेंट टू मैच मल्टीनेशनल ग्लोबली, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एफिशिएंसी है, अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसे बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अगर उस प्रोडक्ट को बनाने में आपकी जो एफिकेसी है वो दूसरी अदर कंट्रीज या दूसरी अदर इंडस्ट्रीज से ज्यादा है, ठीक है ना, आप उस प्रोडक्ट को बहुत ही लो कॉस्ट में, अच्छी क्वालिटी में, बाकी सबसे बेहतर बना सकते हो। इसका मतलब आपकी उस प्रोडक्ट में या आपकी उस बिजनेस में क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आपके पास उसका। और अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो आप इंटरनेशनल ट्रेड में, आपने पढ़ा भी होगा शायद, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी होती है हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। तो वो थ्योरी यही बोलती है कि अगर आप बेहतर तरीके से बना सकते हो बाकी सबके बजाय प्रोडक्ट को, तो आपको उस प्रोडक्ट से ही फॉरेन ट्रेड करना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में उसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट आपको करना चाहिए। तो यहाँ भी ये वही कह रहे हैं कि अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो आप एग्रेसिवली यानी कि बहुत ही जोम धड़ाके के साथ आप ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर सकते हो, और आपको फोकस करना होगा ऑन अपग्रेडिंग देयर कैपेबिलिटी एंड रिसोर्स। और जैसी भी रिक्वायरमेंट हो फॉरेन कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग बस आप अपनी जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उन्हें बस आप अपग्रेड करते रहिए, और आप डेफिनेटली मल्टीनेशनली ग्लोबली मैच कर पाएंगे, ठीक है ना। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज हैव अचीव्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन देयर नीश सेगमेंट। बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज भी हैं जिन्होंने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हासिल की है इस तरीके से। अब एक्सटेंडर और कंटेंडर में इतना डिफरेंस है, देखिए जो एक्सटेंडर है वो भी फॉरेन कंट्री में जाके ट्रेड कर सकते हैं, और जो कंटेंडर है वो भी कर सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है, एक्सटेंडर जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पे अभी लो प्रेशर है ग्लोबलाइजेशन का, तो उनके लिए बेहतर ये रहेगा कि वो जो बिजनेस होम कंट्री में कर रहे हैं उसी को फॉरेन कंट्री में जाके एक्सपेंड करें, ठीक है ना। और जो कंटेंडर है वो उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ठीक है ना, तो वो फॉरेन कंट्री में एग्रेसिवली कॉम्पीट कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्हें बस वहां के अकॉर्डिंग, बस वहां पे जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड होना पड़ेगा, बस वो ध्यान रखना है, बाकी वो एग्रेसिवली उस चीज में काम कर सकते हैं, यानी कि वो अलग अलग ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब वो वेराइटीज भी ला सकते हैं अपने बिजनेस में। नेक्स्ट इज डॉजर। डॉजर क्या होता है? टू कम्पीट इन इंडस्ट्री विद हाई ग्लोबलाइजेशन प्रेशर। ये बेचारा सबसे ज्यादा मारा हुआ है, मतलब ये सबसे ज्यादा तुम्हारा मतलब ये वो स्ट्रेटेजी है जब तुम सबसे ज्यादा मतलब बिल्कुल बेकार वाली सिचुएशन में हो। पहली चीज हाई प्रेशर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है,
ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है फॉर लोकल कंपनीज, ठीक है। द सिचुएशन बिकम्स हाईली वल्नरेबल व्हेन द कंपीटिटिव एसेट बेस्ड ऑन सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल मार्केट आर नीदर एडिक्वेट टू फेस। यानी कि जब आप, पहली बात तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसका हाई फोर्स है। दूसरी बात, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एसेट्स हैं वो लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग तो सुपीरियर है, लेकिन एडिक्वेट नहीं है वो किसके लिए, टू फेस द कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज इन द होम कंट्री, ठीक है ना। मल्टीनेशनल कंट्रीज जो हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ वहाँ पे मतलब सॉरी, उस कंपटीशन को फेस करने के लिए वो एडिक्वेट नहीं है। यानी कि होम कंट्री में तो आप सुपीरियर हो, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जब वो होम कंट्री में आके आपसे मतलब कॉम्पीट करती हैं, तब आप उनको फेस करने के लिए एडिक्वेट नहीं हो। नो ट्रांसफरेबल एब्रोड, और ना ही आपके पास ऐसी स्किल्स हैं कि आप अपने ट्रेड को एक्सटेंड कर सको, ट्रांसफर कर सको ओवरसी। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस लोकल कंपनीज हैव नो अदर ऑप्शन। तो अब इस सिचुएशन में क्या है, ना तो हम होम कंट्री में लड़ पा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज से, और ना ही हम उनकी कंट्री में जाके उनको मात दे पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता बट टू डोज द कंपटीशन। बस हम क्या करेंगे, डोज कर मतलब हम डोजर बन जाएंगे। अ लोकल कंपनी सेल्स ऑफ, अब क्या करेंगे, या तो लोकल कंपनी बेच देगी अपनी एसेट्स को टू अ ग्लोबल प्लेयर, यानी कि किसी बाहर की कंट्री को अपनी एसेट्स को बेच देगी। अब होम कंट्री में ही कोई मल्टीनेशनल कंपनी आके हमारे बिजनेस को हमसे अच्छा कर रही है, तो सीधी सी बात है, या तो हमें उसके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा कि भाई हमें भी अपना पार्टनर बना लो, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस को सेल ऑफ करना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन है, लोकल कंपनी सेल्स ऑफ इट्स एसेट्स टू अ ग्लोबल प्लेयर और बिकम पार्ट ऑफ एन अलायंस, ठीक है। या तो उनका, या तो किसी समझौता कर लो, या फिर अपनी जो तुम्हारी कंपनी है उसको सेल ऑफ कर दो, उस मल्टीनेशनल कंपनी को, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस के अगेंस्ट क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए किसी भी कंपनी को, वो ये 4 स्ट्रेटेजीज थी। आई होप आप सभी को ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।